अंधेरा होने से पहले किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुँची। लेखिका कहती है कि अंधेरा होने से पहले, यानी कि अब अंधेरा होने ही वाला था, किसी प्रकार यानी कि बड़ी ही मुश्किल से डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुँची। यानी कि उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा था, वो शिलाओं और पत्थरों पर वो डगमगाती हुई नदी की धार तक पहुँचती है। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इस बहती धारा में। सारे हलाहल यानी कि जो उसके अंदर जितना विष था, जितनी कड़वाहट थी, उस जहर को, उन तामसिकताओं को, वो जो भी भौतिक जीवन से संबंधित जो मन में जो तामसिकताएं हैं, वो सब कुछ उस पानी में बह जाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी, यानी कि अंधेरा जो है वो गहरा होने लगा। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, यानी कि हिमालय जो है वो रात्रि के अंधेरे में काला दिखाई दे रहा था। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने काला कंबल ओढ़ लिया हो। जितिन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज़ धुन पर अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू कर दिया। लेखिका कहती है कि जितिन जो उसका गाइड था, वो गाने की तेज़ धुन पर जब अपने साथियों के साथ नाचना शुरू कर दिया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। जैसे लग रहा था लेखिका की कि वो आदिम युग में आ गई, यानी कि प्राकृतिक युग में आ गई है, जहाँ कोई भौतिक संसाधन नहीं है, आधुनिक संसाधन नहीं है। और वो जब नृत्य होने लगा तो उसे लगा कि अब वो एक परियों की कहानी सी लगने लगी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम अपनी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका कहती है कि सब उस मस्ती से धीरे धीरे संक्रमित होने लगे। यानी कि जब कोई बीमारी जो संक्रमण फैलता है एक से दूसरे को हो जाता है, वैसे ही वहाँ मस्ती का संक्रमण हुआ, मादकता का संक्रमण हुआ और सब उस मस्ती में मदहोश होने लगे और एक एक करके सब उसमें नृत्य करने लगे, नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते ही रह गए। यानी कि 50 वर्ष की उम्र में भी वो नव युवतियों की तरह, नई लड़कियों की तरह वो नृत्य करने लगी, जिसे देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। उसे लगता है कि इन दृश्यों को देखकर उसके अंदर का आनंद जो है वो उमड़ कर बाहर आ रहा है। आगे लेखिका बताती है कि लायूंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य है। तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सी लेवल से हम 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, यानी कि जो समुद्र का तल है उससे हम 14,000 फीट ऊंचे थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। यानी कि जब मैदानी इलाका के लोग जब पहाड़ों की तरफ आते हैं तो पहाड़ों का सौंदर्य उन्हें बड़ा ही अद्भुत लगता है, तो बर्फ़ से ढके पहाड़ उन्हें किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते, क्योंकि वो दृश्य जो होता है उनके लिए बहुत दुर्लभ होता है।
वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहाँ शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। वहाँ एक लड़का, एक युवक उसे बताता है कि पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण अब स्नोफॉल यानी कि बर्फ़ गिरना लगातार कम होता जा रहा है। वो एक जगह का नाम बताता है कि अगर लेखिका कटाव चली जाती है तो शर्तिया यानी कि निश्चित ही उसे वहाँ बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया, यानी कि चर्चा में नहीं आया है, प्रसिद्धि उसे नहीं मिली है। और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था कटाव, जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। जिस युवक से लेखिका बात कर रही थी, उसकी पत्नी उसे उत्सुकतापूर्वक देख रही थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो किससे बात कर रहा है। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। महुआ गुड़ुप कर लिया था यानी कि उसे निगल लिया था। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उसने गाय को टेढ़ा नहीं बोला, बड़ा प्यार से झिड़कियाँ देकर उसे हटा दिया वहाँ से। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटावों की ओर। लेखिका कहती है कि उम्मीद और एक आवेश भी था, एक दुख भरा क्रोध भी था कि हमें यहाँ बर्फ़ नहीं मिली, और अब उत्तेजना भी थी कि अब कटावों में हमें बर्फ़ मिलेगी। कटावों का रास्ता और ख़तरनाक था, उस पर धुंध और बारिश। जितिन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, क्योंकि वो रास्ता बहुत ख़तरनाक था पहाड़ियों का। लेखिका पहले ही बता चुकी है कि रास्ते ऐसे बने हैं जैसे लग रहा है कि इंच टेप से नापे हुए हों, कि जितने भर जीप है उतना ही रास्ता है। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में, हर जगह बादल ही बादल दिखाई दे रहा है। तो लेखिका कहती है ऐसा लगता है कि सब कुछ बादलमय हो गया है। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। मौन हो गए थे किसी भय के कारण, एक आकस्मिक भय के कारण। लेखिका और उसकी सहेली सब मौन थे उस रास्ते पे, क्योंकि वो रास्ता बहुत खतरनाक था। थोड़ी सी चूक हुई कि मौत सामने थी। एक चूक और सब खल्लास। लेखिका कहती है कि उस पर बारिश हो रही थी। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। इन पंक्तियों को पढ़ने के साथ ही ये समझ में आ रहा था कि लेखिका और उसके साथियों को मन में किस तरह का भय व्याप्त था। वो लगातार संकरी पहाड़ियों पर चले जा रहे थे, और पहाड़ियों में जैसे हेयरपिन बेंड, यानी कि वो लगातार जो गोल गोल घुमावदार रास्ते आते जाते हैं उसे हेयरपिन बेंड कहते हैं। उन रास्तों से गुजरते हुए और फिसलन के कारण मन में एक भय व्याप्त हो गया था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो। लेखिका कहती है कि हम इस भय से भय इस कदर व्याप्त था हमारे मन में कि हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे। इतनी शांति थी कि हमारी सांसों के अलावा और कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही थी। आसपास जीवन का कोई पता नहीं था, यानी कि उधर वो सुनसान रास्ता था जिससे कोई
हलचल, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी कि भय से ध्यान थोड़ा बटे। लेखिका आगे बताती है कि फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड को त्याग दें, यानी कि स्पीड को कम करें। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ें कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो इस तरह की चेतावनियों को पढ़ने के कारण मन में व्याप्त भय जो है वो और बढ़ रहा था। लेखिका बताती है कि जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ते गए, आधे रास्ते के बाद धुंध जो है वो छट जाती है और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। यानी कि जो हम लोगों के बीच भय के कारण एक सन्नाटा व्याप्त हो गया था और सृष्टि में भी किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही थी, यानी कि आसपास से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, वो सन्नाटा भी ख़त्म हो गया, वो भी समाप्त हो गया। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। जिस जगह के बारे में लेखिका ने पहले बताया था कि कटाओ की ऐसी जगह है जो कि भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वो जगह वो देखने जा रहे थे। अब वो उस जगह पर पहुंच गए थे। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। लेखिका की सहेली ने जितिन की बात को काटते हुए कहा कि स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है जितना कि सिक्किम में बसा कटाओ। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। यानी कि जहाँ हरियाली दिख रही थी वो हरे और बाकी काले, और उसके अलावा जहाँ तक बर्फ़ गिरी थी वो ऊपर से बर्फ़ ऐसे दिख रही थी हरे काले पहाड़ों पर जैसे किसी ने उस पर पाउडर छिड़क दिया हो। सफ़ेद रंग, स्नो दिख रहा था जो सफ़ेद रंग का। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। कहीं कहीं जब पहाड़ दिखने लगते हैं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पाउडर छिड़कना छूट गया हो और कहीं जो है वो धूप में पिघल के बह गया हो, इसलिए वो पहाड़ दिख रहे हैं। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। यानी ऐसा कहीं नहीं दिख रहा था कि पाउडर बची रह गई हो या धूप में पिघल गई हो। पूरे पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कि पाउडर छिड़क के पूरा उसको ढक दिया गया, यानी कि वो पूरी पहाड़ियाँ जो हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई थी। साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ़ में जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। उसमें एक अजीब सी चमक थी जो चांदी की तरह चमक रही थी। लेखिका को ऐसा लग रहा था, मुंडी निकाल कर, यानी कि वो अपना सिर बाहर निकाल निकाल कर उन दृश्यों को देख रही थी। एकाएक जितिन ने पूछा, कैसा लग रहा है? लेखिका कहती है कि मैंने जवाब दिया, राम रोचो, यानी कि अच्छा है। नेपाली भाषा में बोलती है कि राम रोचो, इसका अर्थ होता है अच्छा है। जितिन उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठीं, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तभी वहाँ बर्फ़ गिरने लगी, बिल्कुल महीन मोतियों की तरह। सफ़ेद मोती होता है और मोतियों की तरह सफ़ेद बर्फ़ गिर रही थी। लेखिका कहती है कि हमने उस प्राकृतिक सौंदर्य को इतने नज़दीक से देखा जिसे हम अपने हृदय में आत्मसात कर लेना चाहते थे। तो वो मोतियों की तरह गिरती बर्फ़ देख रही है, स्नोफॉल देख रही है। तिम्रो माया सैंधे
मलाई सताऊँच। प्यार, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तिम्रो माया यानी कि तुम्हारा प्यार, सैंधे मलाई सताऊँच, मुझे सदैव रुलाता है। चहूँ और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितिन के मन पर भी थाप करने लगी थी। जितिन जो कि वहाँ का रहने वाला था, वहाँ का मूल निवासी था, वो उन जगहों पे कई बार गया होगा क्योंकि वो प्रोफेशनली गाइड था वो। लेकिन लेखिका थी, एक कवि मन था उसका, एक कवयित्री थी, जिसके संपर्क में जितिन को भी उन प्राकृतिक सौंदर्यों में एक अलग आकर्षण दिखने लगा। क्योंकि सामान्य दृष्टि से देखना किसी सुंदरता को और एक लेखक या कवि की दृष्टि से देखना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो लेखिका के संपर्क में रहते रहते जितिन को भी एक अलग सौंदर्य उस प्रकृति में दिखने लगा। बताती है लेखिका कि बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितिन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। वैसे तो प्रकृति के बीच रहने वाले लोग या हिल एरियाज़ में, पहाड़ों पर रहने वाले लोग बहुत प्रकृति को प्रेम करते हैं, वो उसकी सुंदरता को हृदय से समझते हैं। लेकिन एक लेखक, एक कवि मन का एक अलग ही प्रभाव, एक अलग ही आकर्षण होता है उसके मन में। किसी चीज़ को एक अलग ही दृष्टि से देखने का एक अलग ही नज़रिया होता है उनका। हम सभी सैलानी अब जीप से उतर कर बर्फ़ पर कूदने लगे। जितने टूरिस्ट थे वो सब बर्फ़ पर कूदने लगे यानी कि इतने वो खुश थे बर्फ़ को देखकर। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ़। ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे, यानी कि पहाड़ों पे जो बर्फ़ दिख रहा था और आसमान, वो एक हो रहे थे, यानी कि उनमें कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। लेखिका आगे बताती है कि कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। कुछ लोग इतने खुश थे कि वो बर्फ़ को जैसे स्पर्श करके उसका आनंद लेना चाहते थे। वो हर दृश्य को कैमरे में कैद कर अपनी यादों में संजो लेना चाहते थे। लेखिका बताती है कि मेरे पाँव झन-झन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। ठंड के कारण पाँव में झंझनाहट हो रही थी लेखिका की, लेकिन मन वृंदावन हो रहा था। मन वृंदावन इसलिए कि उसे कृष्ण और राधा की वो रास लीला याद आ रही थी। उसे उस पर नृत्य करने का मन कर रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वो कृष्ण और राधा उसके मन में अब समा गए हों, जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि वह भी बर्फ़ पर लेटे और इस जन्नत, इस स्वर्ग के आनंद की अनुभूति करे। पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। बर्फ़ पे घूमने के लिए या चलने के लिए वो बूट दिए जाते हैं, लंबे लंबे जूते जो घुटनों तक आते हैं, वो जूते पहन के जाते हैं ताकि वो बर्फ़ पे चलना बन सके। नहीं तो ऐसे नॉर्मली जैसे हम लोग जो सामान्यतः जूते चप्पल पहनते हैं, उनसे पहन के बर्फ़ पे चल नहीं सकते। तो लेखिका बताती कि मेरे पास नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। लेखिका बताती है कि अगर संभव होता तो मैं किराए पे लेकर उस आनंद की अनुभूति करती, लेकिन कटाओ जो है वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था जैसे कि युमथांग और झांगू लेक था। तो वहाँ सारी चीज़ें खरीदने से मिल जाती थी, यहाँ संभव नहीं था। और न ही यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। लेखिका कहती है कि उन टूरिस्ट स्पॉटों पे दुनिया भर की दुकान थी, लेकिन यहाँ एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। लेखिका कहती है कि मैंने दनादन फ़ोटो नहीं खिंचवाई और लोगों की तरह। मैं इन सारे दृश्यों को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। मैंने इन सौंदर्य को, इस प्राकृतिक सौंदर्य को मैं अपने हृदय में, अपने मन में बसा रही थी।
जिसे मैं महानगर के डार्क रूम में से फिर से देख सकूं। यानी कि जब मैं अपने स्टडी रूम में मैं जिस महानगर से हूँ, जब मैं वहाँ वापस जाऊँ तो मैं डार्क रूम में बैठकर इसे अपने भीतर फिर से देख सकूं। कहती है कि डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं, मैं इसे अपनी कलम की स्याही से शब्दबद्ध कर सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। लेखिका कहती है कि ये प्रकृति का सौंदर्य और ये हिम शिखर मुझे कहीं न कहीं एक अध्यात्म से जोड़ रहे थे। एक अलग ही आकर्षण था, एक खिंचाव था इसमें। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। लेखिका को इस बात का एहसास होता है कि शायद ऐसी दिव्य शांति और ऐसे दिव्य आकर्षण जगह में रहने के कारण ही ऋषि मुनियों की ऐसे ज्ञान जागृत हुए होंगे, ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे और उन्होंने वेदों की रचना की होगी, क्योंकि उसे अब ये व्यक्तिगत इन सब चीज़ों का अनुभव हो रहा था। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। लेखिका कहती है कि इस चुंबकीय सौंदर्य को, इस आध्यात्मिक सौंदर्य को अगर कोई अपराधी भी देख ले तो इसमें इतना आकर्षण है कि मैंने क्षणों के लिए ही सही, यानी कि वो पूरे जीवन भर के लिए नहीं, जब तक इस दृश्य को देख रहा है तब तक ही वो जीवन की भौतिकता की नश्वरता को समझ जाए और करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। गौतम बुद्ध को करुणा का अवतार कहा जाता है क्योंकि उनके हृदय में बहुत ही करुणा, प्रेम और स्नेह भरा था। तो कह रही है कि इस तरह की भावना उस अपराधी में भी जागृत हो जाएगी अगर वो इन दृश्यों को देख ले। और तभी दिमाग में कौन था कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन, लेखिका कहती है कि तभी दिमाग में कौन था कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। जॉन मिल्टन एक बहुत बड़े पोएट हैं अंग्रेजी साहित्य के, आपने भी नाम सुना होगा। उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, एक महाकाव्य है उनका पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि जन्नत से मुक्त होना, अलग होना। जैसे आदम और ईव की स्टोरी जो बाइबल का आधार माना जाता है कि कैसे मनुष्यों का जन्म हुआ, मानव जाति का जन्म कैसे हुआ, तो वो आदम और ईव की स्टोरी की कैसे उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया, वो जॉन मिल्टन की रचना है पैराडाइज लॉस्ट। उसमें वो कहते हैं कि ईव के सौंदर्य को देखकर शैतान भी इस तरह मुग्ध हो जाता है, आकर्षित हो जाता है कि वो लोगों का बुरा करना भूल जाता है। वैसे ही अगर इस दृश्य को, इस प्राकृतिक, इस मनोरम, इस चुंबकीय आकर्षण वाले प्राकृतिक सौंदर्य को कोई अपराधी भी देख ले तो वो भी, उसके मन से भी बुरा करने वाली वृत्ति जो है वो समाप्त हो जाए और वो भी कुछ क्षणों के लिए ही सही लेकिन करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। मैंने मणि से पूछा, लेखिका कहती है कि मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है, यानी कि पानी का स्तंभ है, पानी का स्रोत है पूरे एशिया की। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतज़ाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राहि त्राहि मचती है तो यही बर्फ़ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। लेखिका की सहेली मणि जो है वो हिम शिखरों को देखकर इस बात से, प्रकृति के अद्भुत व्यवस्था
प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था से आकर्षित है कि जल संचय का प्रकृति ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि सर्दियों में ये बर्फ़ जो है वो जम जाते हैं और गर्मियों में पिघल कर जब मैदानी इलाकों में पानी की समस्या होती है तो ये बर्फ़ पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाते हैं। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, यानी कि वो प्रकृति की इस नायाब देन पर, इस जल संचय की प्रकृति पर अपना सर झुकाती है। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी हम उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आया। लेखिका कहती है कि इस सौंदर्य में अभिभूत थी वो, अचानक से संसार की सुंदरता पे वो मुग्ध थी, लेकिन तभी उदासी की एक झीनी सी परत उस पर छा जाती है। उसे ख्याल आता है उन मेहनतकश पहाड़ियों का कि जो अपने जीवन यापन के लिए पत्थर तोड़ते हैं। लेखिका आगे बताती है कि आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। लेखिका बताती है कि अभी वो पहाड़ियों के बारे में सोच रही थी जिनका कठिन जीवन उसकी आत्मा को छलनी कर रहा था। तभी उन परतों से निकलते हुए, उन यादों की परतों से निकलते हुए जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है जब वो इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ, तब उसे ध्यान आता है कि ये बॉर्डर एरिया है, यानी कि हम सीमा पर आ गए हैं। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। जब एक फ़ौजी से लेखिका पूछती है कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय टेम्परेचर जो था वो 15 डिग्री, -15 डिग्री सेल्सियस था, -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी, पूछती है लेखिका उस फ़ौजी से कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। हंसा तो ज़रूर वो, लेकिन उस हंसी में एक उदासी थी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। उस हंसी में उदासी के साथ वो एक व्यंग भरी बात कहता है कि आप सब चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितिन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फ़ौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम अपना आज आपके कल के लिए समर्पित कर रहे हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते हैं, बैसाख यानी कि बहुत गर्मी का महीना होता है, ठिठुरने लगे थे। हमारे यहाँ जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। हम मई जून की गर्मी में भी अगर 5 मिनट के लिए बर्फीली जगहों पे आते हैं तो ठिठुरने लगते हैं। वहीं जवान जो हैं हमारे, बिल्कुल दिसंबर जनवरी की ठंड में भी, दिसंबर जनवरी फरवरी में जो ठंड पड़ती है उस ठंड में भी यहाँ तैनात रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण काँप उठते हैं, वो घुमावदार रास्ते जिन्हें हेयरपिन बेंड कहते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि अपने जीवन के से पहले ही वो समाप्त हो जाते हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। लेखिका कहती है कि यह यात्रा, ये टूर जो था हमारा, डिस्कवरी टूर था।
यानी कि उसे लगता है कि वो ऐसे ऐसे चीज़ों को प्राप्त करके यहाँ से जा रही है कि ये यात्रा उसके लिए एक खोज यात्रा की तरह थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। लेखिका कहती है कि ये पूरा सफ़र जो उसका था वो चेतना और अंतरात्मा यानी कि शरीर और आत्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायूं वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितिन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। लेखिका आगे बताती है कि युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेर प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितिन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आँख में चौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाओ के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा। लेखिका कहती है कि कटाओं के बर्फ और उस सुंदर दृश्य को देखने के बाद हमें युमथांग जो है वो थोड़ा फीका लगा। यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में बहुत तारीफ़ सुने होते हैं, बहुत बड़ाई सुने होते हैं, तो उसको देखने का एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही रोमांच और एक्साइटमेंट होता है। लेकिन अगर वो जगह जो है वो उम्मीद पे खरे न उतरे तो वो रोमांचक सिर्फ सफ़र ही रह जाता है। मंजिल, लेखिका बता रही है ना कि मंजिल तक का सफ़र, यानी कि मंजिल से पहुंचने से ज़्यादा मंजिल तक का सफ़र रोमांचक होता है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। सिक्किम जो है वो पहले स्वतंत्र राज्य था, उसे बाद में आज़ादी के बाद भारत में मिलाया गया है। जैसे बाकी कुछ राज्यों को मिलाया गया है वैसे ही। तो वो लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया था कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। पहाड़ी कुत्ते वो बहुत लंबे लंबे बाल उनके गर्दनों पे होते हैं, कुछ अलग तरीके के होते हैं मैदानी कुत्तों से। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये जो पहाड़ी कुत्ते हैं ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। लेखिका को आश्चर्य हुआ। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। आश्चर्य से और अविश्वास भी था, उसकी बातों पे विश्वास भी नहीं था लेखिका को, वो उसे सुन रही थी। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? यानी कि समुद्र में भी पूर्णिमा की चांदनी जब पड़ती है तो उसमें ज्वार भाटा जगाती है। तो कह रही है लेखिका कि उसी तरह क्या कुत्तों पर भी इसका असर है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितिन हमें रकम रकम की जानकारियाँ देता रहा, यानी कि तरह तरह की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। यहाँ जो आपको वीडियो में ये पिक्चर दिखाया जा रहा है, ये एक पत्थर पे गुरु नानक के पैरों के निशान हैं, ये गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है।
यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। इस तरह का वहाँ स्थानीय लोगों में इस तरह का विश्वास है कि ये इतना एरिया जो है यहाँ देवी देवताओं का निवास है और यहाँ पर जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। जैसे हम किसी बात पे सॉरी बोलने के लिए जीभ अपनी निकालते हैं आधी जीभ, वैसे ही जितिन जीभ निकाल के बोलता है कि हम इनकी पूजा करते हैं, हम इन पर गंदगी फैलाएंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। तो जितिन आगे बताता है, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रख कर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। इसके साथ ही ये आपका प्राकृतिक सौंदर्य से और आत्मा को जागृत करने से कहीं ना कहीं संबंधित ये पाठ साना साना हाथ जोड़ी समाप्त होता है। और इस पाठ को पढ़ने के साथ ही इस तरह का मन में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है कि हम भी लेखिका की तरह उन सभी जगहों पर घूम आएँ। और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। साथ ही साथ मेरा एक्सप्लेनेशन भी, व्याख्या भी। इसके बावजूद भी अगर किसी तरह का आपको कोई संदेह हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेझिझक पूछें, मैं अवश्य बताऊंगी। धन्यवाद। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।